हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 21 डोज लेंगे और आशा करता हूँ कि आप डेली मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। अब आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है प्रैक्टिस को, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करना है। अगर आपको स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा, आपको नए नए कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, आप उतना यूज टू नहीं हो प्रैक्टिस से, तो कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा, ठीक है। मैक्स क्वेश्चन से आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, है ना, एट अ टाइम। तो आपको ना जब भी कोई नई चीज़ आती है ना, नया कॉन्सेप्ट आता है, तो आपको उसको थोड़ा टाइम देना होता है, ठीक है। और जब दोबारा वो कॉन्सेप्ट रिपीट होगा ना, तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक होगा और आपको एक्स्ट्रा फोकस के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और दोबारा उस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। जब भी नई चीज़ें आए, आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आपने सीखा ना उस टाइम पे, तो जो सीखा उसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी में। अब दोबारा जब भी वो क्वेश्चन आए तो आपको चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, बस इतना ध्यान रखना है। तो आपको जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है ना, प्रॉपर रिवीजन करना है। और जब भी वो क्वेश्चन देखे तो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है। ये चीज़ करिए, आपको प्रैक्टिस से घबराना नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ करिए। पहले मैं भी क्या होता था कि मैं आपको बताता हूँ, कॉलेज लाइफ में, तब कॉलेज में मैंने मैथ ऑनर्स लिया था। और मुझे ना ग्रुप थ्योरी का कुछ समझ में नहीं आता था। टीचर पढ़ाता भी था तो नहीं समझ में आता था। फिर मैं IIT जैम की तैयारी करते करते फिर ग्रुप थ्योरी, सारे सब्जेक्ट के कंपेरिजन में मुझे ग्रुप थ्योरी सबसे ईजी लगने लगा और सारे सब्जेक्ट इतना खास नहीं, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी मेरी फेवरेट बन चुकी थी लास्ट ईयर तक, है ना? इस तरीके से जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट सीखते हो ना, आपको बस टाइम देना होता है। जब टाइम दोगे ना तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आपने कोई बात नहीं, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, अब आपको पता चल गया ये टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड, तो जाके आप वहाँ से रिवीजन कर लो एक बार, ठीक है। पर आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना नहीं बंद करना है, ठीक है। आपको जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाना, आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। तो पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, खुद से एफर्ट डालना है, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाय कितने 16% से डिक्रीज हो गया रेडियस, एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज बाय 150%, देन व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा सक्सेसिव कॉन्सेप्ट है। आइए पहले देखते हैं कि कैसे और कब सक्सेसिव लगाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको A × B टाइप्स का दिख जाए, ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको नोट डाउन करने हैं, है ना। इसी फॉर्मूले के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे पूछे जाते हैं? जैसे प्राइस है, प्राइस को इंक्रीज कर दिया, कंजम्पशन को डिक्रीज कर दिया, तो पूछेगा कि आपको ओवरऑल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। उस तरीके से रेवेन्यू, प्राइस इनटू सेल, प्राइस को बढ़ा दिया, सेल डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो पूछेगा ओवरऑल रेवेन्यू में क्या चेंज आया है, नेट परसेंट चेंज, ठीक है। उस तरह से एरिया, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ, तो ब्रेथ, लेंथ बढ़ा दी, ब्रेथ डिक्रीज कर दी, तो वो पूछेगा एरिया ऑफ, एरिया में क्या इंक्रीज डिक्रीज है, इस तरीके से, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम के वर्ड क्या होता है, लेंथ तो ब्रीथ तो हाइट, ठीक है। इन तीनों में चेंज कर दिया कुछ परसेंट, पूछेगा ओवरऑल वॉल्यूम में क्या चेंज आया, ठीक है। देखिए सक्सेसिव दो तरीके से आप रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं और क्या बोलते हैं आपका फॉर्मूला मेथड है वो भी। तो फॉर्मूला मेथड के लिए दो बार के लिए दो, अगर दो बार सक्सेसिव लग रहा है, मान लो कि A% का सक्सेसिव और B% का सक्सेसिव लग रहा है, ठीक है। दो बार परसेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। A% से इंक्रीज हो रहा है, B%, तो आपका नेट परसेंट चेंज कितना आएगा, सही है, A+B+AB/में 100%, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले में रख के तो नेट परसेंट चेंज लिखा सकते हैं। उसी तरह से अगर बोलेंगे तीन बार सक्सेसिव चेंज हो रहा है, A% का, B+% का और C% का, ठीक है। इतने परसेंट इंक्रीज हुआ, इतने का जो भी दिया हुआ इंक्रीज डिक्रीज हम उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। अगर डिक्रीज होगा तो माइनस करके रखेंगे, ठीक है, माइनस वैल्यू रखेंगे। तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा आपका, तो कितना होगा, A+B+C प्लस में AB+BC, यहाँ प्लस BC और प्लस CA/में 100, प्लस में ABC/में 10,000, ठीक है। बाहर परसेंटेज 10,000 है, ठीक है, 30। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर 3 बार सक्सेसिव है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो देखिए आप दोनों मेथड यूज़ करते हो, जो एग्जाम में कन्वीनियंट लगे आप वो यूज़ करिए। तो रेशियो मेथड तो और ईजी है क्योंकि उसमें बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होता है और अपना आंसर डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो जहाँ इजीली हो रहा है तो हम फॉर्मूला रख के निकाल लेंगे, जहाँ रेशियो मेथड्स हो रहा तो हम मुझसे। तो पहले तो आपको ये फॉर्मूले सारे रटे होने चाहिए, ठीक है। कहाँ सक्सेस लगाना है, जहाँ भी आपको A × B टाइप्स का दिख जाए, एडिशन टाइप नहीं है, A+B में मत लगा देना, ठीक है। A × B में सारे में क्या लगेगा, सक्सेसिव लगेगा, ठीक है, समझ में आया? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला कि अगर राइट एंगल सिलेंडर दिया है, अगर उसकी इसको, हाँ, उसकी रेडियस को कितने से डिक्रीज कर दिया, 16% से डिक्रीज कर दिया उसको, और उसकी हाइट को कितने 150%। तो पहले ही याद रखिए हमको क्या बताना है, परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो पहले याद रखिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है। तो आपको सारे ज्योमेट्री के फॉर्मूले रटे होने चाहिए, नहीं है तो आप डेली उसको रिवीजन करो, गो थ्रू करो, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में याद रहे। ये नहीं कन्फ्यूज हो कि भाई
सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है ना। आप कंफ्यूज हो गए कि कौन का वॉल्यूम, उससे रिलेट कर लो। कभी कभार उल्टा सीधा फॉर्मूला रख देते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए, एकदम कॉम्पोनेंट हो कि हाँ कि यही फॉर्मूला इसका है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपका, ठीक है। तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसको मैं ब्रेक करूँ, आप इसको कॉन्स्टेंट को इग्नोर कर दो, ठीक है। आर इंटू एच। समझ में। अब देखिए यहाँ पे आर, देखो यहाँ पे लिखा, सर बोलोगे कि आप 16% एक ही बार लिखा है, पर यहाँ देखो आर कितनी बार है, 2 बार है। तो आपको यहाँ पे 16% का 2 बार डिक्रीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है कि रेडियस में कितने का डिक्रीज आया, 16% का। और हाइट में कितने परसेंट का इंक्रीज आया आपका, 150% का, ठीक है। पहले ये समझिए 16% आपको फ्रैक्शन में चेंज करते आता है ना, क्या होता है कि 4/। अब उसने बोला डिक्रीज हुआ है 16%, इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। आपके लिए ईजी हो जाता है जब आप रेशियो मेथड सॉल्व करते हो। तो कितने 16% डिक्रीज, मतलब कि 25 यूनिट था पहले, अब कितना 4 यूनिट कम हो गया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 21/25, ठीक है। मतलब पहले 25 यूनिट था तो 4 यूनिट कम हो गया, 60% का डिक्रीज का मतलब 4 यूनिट कम हो गया। 25 था पहले, 4 यूनिट कम हो गया, तो अब कितना हो गया 21। तो यहाँ से कितना हो गया 21, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं इतना आ गया। यहाँ से भी कितना हो जाएगा 21/25, क्योंकि 16% डिक्रीज है। अगर मैं बात करूँ 150% का इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या होता है 150 पहले परसेंट का फ्रैक्शन कितना होता है 3/2। नहीं है तो आप सॉल्व कर देखिए, 150/100 करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसने क्या बोला कि +3, तो यहाँ +3 लिखा लो। पहले कितना 2 यूनिट था, अब 3 यूनिट क्या होगा इंक्रीज हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 5 यूनिट हो। पहले 2 था अब 3 इंक्रीज हो गया, मतलब 150% का इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब 3 यूनिट इंक्रीज हो गया। तो पहले 2 था अब कितना हो गया 5 हो गया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया, हाइट 2 आ गया, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। मैं पहले आपको बताता हूँ कैसे आता है इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सारी जो भी मल्टीप्लाई फैक्टर है इसको इंटू कर लो 21/25, ठीक है। फिर सक्सेसफुल लगा 21/25 इंटू में 5/2, तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा सिलेंडर का। समझ में। या तो आप डायरेक्ट लिखो फाइनल वॉल्यूम सिलेंडर का अपॉन में इनिशियल इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए क्या है 21/25, 21/25 इंटू में 5/2, तो कटरा काट लो। अगर 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका 441 होता है। आपका स्क्वायर सारे टिप्स में होने चाहिए, ठीक है। सारा आपका दिमाग दीवार में एक चिपका होना चाहिए, मतलब जहाँ भी आप बैठते हो आपको सुबह उठना है, डेली रिवाइज करना है। क्यूब होगा कि मतलब ये सब क्यूब स्क्वायर सब। अब जैसे 25 कितना हो गया आपको 25 इंटू 5, और ये कितना 125 टू टू कितना हो गया 250 हो गया। अब देखो मैं नीचे क्या बनाने की कोशिश करता हूँ 100 बनाने की कोशिश, तो क्या करूँगा इंटू 4 कर दूंगा ऊपर, नीचे भी 4 से इंटू कितना हो गया ऊपर 4 चचो 16 और चचो 16 1 17, ठीक है 1764। और अपन में कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 1000, एक जीरो ये भी ना, ठीक है। यहाँ से मैं 100 बनाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ का एक हटाऊंगा और यहाँ पे पॉइंट लगा कितना हो गया 176.4 अपॉन में 100। इसका मतलब क्या, ये इसका रेशियो आया ना फाइनल अपॉन में इनिशियल। तो फाइनल इनिशियल कितना था 100 यूनिट था, अब कितना हो गया 170 यूनिट, 176 यूनिट। कितने का इंक्रीज हुआ बताइए, बताना जरा कितने का इंक्रीज हुआ 76.4% का इंक्रीज हुआ। किसमें वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, देखिए यहाँ बड़ी वैल्यू है ना, ये पहले 100 था 176.5, ये डिक्रीज हुआ ना, तो प्लस आपको क्या आ जाएगा 76। आपको क्लोजेस्ट इंटीजर बताना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 76% आ जाएगा, ठीक है। समझ में। तो इस तरीके से आपको, ये तो मैंने आपको डिटेल वे में बताया कि कहाँ सक्सेसिव यूज़ करना है, ठीक है। A to B टाइप्स के, तो वहाँ आप सक्सेसिव का यूज़ करते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, अगर इससे रिलेटेड आता है क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला है, ये फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर b greater than 2 है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर कौन से 4544 एंड 38b8 इज डिविजिबल है 12। मतलब ये बोला है दो नंबर का प्रोडक्ट कौन कौन से, एक ये नंबर 4544 इंटू में 38b8, ये डिविजिबल है किससे 12 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है 12 से डिविजिबल का मतलब इसका फैक्टर निकालो, इसका मतलब 3 से भी डिविजल होगा, ये 4 से भी डिविजल है। तो हमको ऐसा फैक्टर निकालना है जो आपस में को प्राइम है, ठीक है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि आप इसके फैक्टर निकालने लग रहे हो 6 into 2, इनकी को प्राइम, इनके बीच का एचसीएफ कितना होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। इनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 into ऐसा फैक्टर निकालना है जो आपस में क्या है को प्राइम हो। तो ये देखिए 3 4 कितना हो गया एचसीएफ तो 1 है इनके बीच में, तो आपका ये फैक्टर है। तो मतलब इसका मतलब ये नंबर नंबर अगर 12 से डिवाइड है, इसका मतलब किससे डिवाइड हो रहा होगा 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा 4 से डिवाइड होगा, तो मैं तो मतलब ये 3 नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। अब देखना है चेक करना है, मतलब इनका प्रोडक्ट 3 और 4 से दोनों से डिवाइड हो रहा होगा। अब पहला नंबर ये देखता हूँ ये 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे भी डिवाइड हो रहा है देख लेते हैं। पहले तो अगर 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो कैसे करते हो, कैसे करते हो, आपको लास्ट 2 डिजिट देखनी है, 2 डिजिट
लास्ट 2 डिजिट देखनी है। अगर 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो क्या होगा, नंबर 4 से डिवाइड होगा, पूरा कंप्लीट नंबर। तो देखिए 44 है, 44 4 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से आपका डिवाइड होगा। तो चलो यहाँ से 4 का डिवाइड होगा, 4 का डिवाइड होगा तो हमको इसको में चेक ही नहीं करना है कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट कोई भी एक डिवाइड हो रहा है इंटू में, तो अब इसका मतलब 4 से, तो 4 का तो मल्टीपल आ जाएगा ना, 4 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया आपका ये। ठीक है, अब इसके बाद हम्म, उसके बाद आप चेक करना है किसका, 3 का चेक करना। अब ये देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये 4 5 4 4, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, डिजिटल सम करते हैं इनका, 3 सबका क्या करते हैं, सम करते हैं। सम करोगे क्या, 4 प्लस 5 प्लस 4, 4 कितना हो जाएगा आपका, 4 5 9 4 13, और ये 4 17, 17 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, मतलब 3 से ये नंबर डिविजिबल नहीं, इसका मतलब ये वाला नंबर जरूर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब होना चाहिए, तभी तो ये 3 का और 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये 12 से डिविजिबल है, पहले से दे रखा है, 3 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा इसको। 3 3 8 B8। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम निकाल लो, ऐड कर दो, कितना होगा, 3 प्लस 8 प्लस बी प्लस 8, कितना हो जाएगा आपका, 8 3 11 1 19, 19 प्लस बी। तो ऐसा नंबर ढूंढना है बी, लीस्ट नंबर ढूंढना है, उसने क्या बोला, लीस्ट वैल्यू ढूंढना है जो कि किससे डिवाइड हो जाए, इनसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, एक चीज़ और कंडीशन दी है, बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 21 आ जाएगा। हाँ, 3 से डिवाइड होगा, पर हमको ग्रेटर देन क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो आप 3 रखिए, 3 से 3 रखेंगे नहीं होगा, 5 रखोगे क्या आ जाएगा, 5 रखोगे बी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 19 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 24 रहेगा। 25 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब हमारा बी की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, लीस्ट वैल्यू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला है, द हॉलो स्फीयर इज मेड ऑफ मेटल ऑफ डेंसिटी कितना दिया है, 8 ग्राम पर सेंटीक्यूब। इट्स इंटरनल एंड एक्सटेंडर रेडियस कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वेट ऑफ द सेल। ठीक है, तो पहले आपको वेट बताना है, वेट मतलब आपको ये पता होना चाहिए, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मतलब वेट या मास ने लिखा, वेट अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला कि हॉलो स्फीयर है, ठीक है, इज मेड ऑफ मेटल। तुमको वेट निकालना है तो चलिए निकाल लेते हैं पहले हॉलो स्फीयर का। आप वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम चाहिए ना हमको, वॉल्यूम तो चाहिए पड़ेगा, डेंसिटी तो दे रखी है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कैसे निकालते हो हॉलो स्फीयर का, तो पहले आप देखिए स्फीयर है ये, इसको मैं आधा काट दूँ तो कैसे देखेगा, ऐसा, ये अंदर वाला हॉलो, तो हॉलो वाला ये है ना हॉलो, तो मतलब ये अंदर की रेडियस और ये वाली बाहर की रेडियस, बड़ी वाली आर अंदर, बाहर वाली, और ये वाली। ठीक है, तो इसका होलो का इसका इसका वॉल्यूम कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना है, पहले आपका स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, सही है, कितना होता है, 4/3 पाई आर, आपका क्यूब होता है। ठीक है, तो मान लेता हूँ पाई आर क्यूब होता है, तो आपको हॉलो निकालना ना, हॉलो के लिए क्या होता है, हॉलो के लिए आप बड़ा वाला से, बड़ा वाला का स्फीयर माइनस क्या कर दो, छोटे वाले का। ठीक है, तो 4/3 पाई आर, मान लो बड़े वाले का क्यूब, और ये इधर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में, क्यों माइनस क्यों किया, क्योंकि हमको हॉलो वाला ये वाला चाहिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, समझ में, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, तो 4/3 22/7 आर क्यूब, यहाँ रख लो, कितना बड़ा वाला आर कितना है, 6 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, यहाँ से सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, सॉल्व करूँगा तो 4/3 और इंटू में 2, तो ये कितना होता है आपका 216, और ये कितना होता है आपका 27, है ना, 3 का क्यूब, इसको करोगे तो 9, और ये कितना 8 1। ठीक है, इसको हटा दो, जगह डायरेक्ट लिख लो, 189, बस काट लो, 3 से काटो 6 और 3 3 जा और 7 9 जा, कितना हो गया। अब 2 इसको दे दो, 8 9 72, 72 इंटू में 11 कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, 11 से कैसे इंटू करते हैं, ये 2 लिखो, फिर आगे वाले से प्लस करो, कितना हो गया 9, 2 प्लस 7 9, और फिर 7, कितना आ गया आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर कितना आ गया आपका, 792। अब देखो वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए, जो बोला आपको वेट पूछा है ना, तो वेट इसकल टू क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी थी, 8 थी। ठीक है, अब आपका आंसर क्या निकालना है, देखो वेट निकालना है केजी में। ठीक है, तो 8 दिया तो इसको 1000 में आप केजी में चेंज करोगे, क्या ग्राम दिया ना, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आपको केजी में चाहिए। ठीक है, इंटू में वॉल्यूम कितना आया, 792, बस इंटू कर लो जो है, 8 दूनी 16, 8 9 72 73, और 7 8 74, कितना आ गया 1000। ठीक है, इसको हटा के आप पॉइंट लगा लो, कितना आ जाएगा 6.33, आपका आंसर ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, समझ में आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन, ये करिए।
क्या बोला है, अमेन सोल्ड एन आर्टिकल कितने में, 1512 बाय गिविंग अ डिस्काउंट 10%, है ना, 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस, देन अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, सेम मतलब सेम ही डिस्काउंट दिया, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज कितना है 5400 दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे। तो पहले आप ये देखिए रिलेशन समझिए, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और एसपी का। सीपी से एमपी कैसे जाते हैं, मार्कअप करके, मार्कअप परसेंट, ठीक है, देने के बाद मार्कअप करके, ठीक है, और एमपी से एसपी कैसे देते हैं, डिस्काउंट परसेंट देने के बाद, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद। सीपी से एसपी प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोला कि मार्क प्राइस से आपने क्या हुआ, मार्क प्राइस था आपका कुछ, फिर उसने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया, फिर सेम 10% का डिस्काउंट देके फिर आपको कितना जो आपको क्या मिला, सेलिंग प्राइस मिला, सेल किया उसने, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है आपका 1512, और मार्क प्राइस कितना है 5400, ठीक है। तो दो का देने के बाद डिस्काउंट का, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। सेलिंग कितना इतना, और ये 5400 इतना, ठीक है। 9 से काट लो कितना, 9 एकम 9, और कितना हो गया आपका, 6 बचा, 9 छिंग 54, और कितना 7 बचा, 8 9 72, और ये कितना 6, ठीक है। 6 से काट लो, 6 दूनी 12, और 4 8 छिंग 48, कितना आ गया 28 बाय वन में 100 आ गया। देखो 100 का पहले यूनिट कितना हो गया 28 होगा, कितने का डिस्काउंट दिया, मतलब 72 का, 72 का दो बार दिया था ना, इसका मतलब 72 अपॉन में 2 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 36 का, दो बार डिस्काउंट दिया उसने, समझ में। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसने क्या बोला, जतिन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ कितना 12,000 एट 35% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड एनुअली, इफ सी रिसीव एन अमाउंट ऑफ कितना इतना, ठीक है, अमाउंट कितना इतना, आफ्टर एन ईयर्स द वैल्यू ऑफ एन, तो बताना आपको, टाइम ही बताना है, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल था वो क्या, 30% के हिसाब से, 35% के हिसाब से एन ईयर्स में कितना हो गया आपका अमाउंट, अमाउंट आता है, ठीक है। तो नहीं 135% होगा ना, इसको हटा दो पहले, 30% आपका क्या है रेट है, तो इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ, कितना होता है आपका 7/20, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 27/20, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, प्रिंसिपल और इसका रेशियो निकाल लेना, ठीक है। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो लिखो, तो अमाउंट कितना है 1200, और ये कितना आपका 29524 अपॉन में 5, ठीक है। तो अमाउंट अपॉन में लिखो, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल कितना 29524.5 अपॉन में 12, यहाँ से जीरो हटाओ, यहाँ जीरो लगा लो। अभी देखो किसका इक्वल था, ये 27 इसकी पावर एन, ठीक है। तो इसी का पावर आएगी जो भी आएगी, ठीक है, 20 और 27 की पावर आते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो एन की वैल्यू निकालना है, टाइम निकालना है, तो यहाँ से पहले डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा आपका, किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड कर लो, 4 4 3 12, ये हो गया। ये 3 से डिवाइड करो, कितना होगा 9 3 27, 2 बचा, 8 3 24, एक बचा, 4 3 12, और ये 3, और ये कितना होगा 15, ठीक है। 5 से काट लो आप, 8 5 से 40, 8,000, और ऊपर कितना लगा 5 का 5, और 4 बचा, 19 बचे 95, ठीक है। फिर के 95, फिर 3 6 5 30, 40 है, 8 5 40, और 5 दिया 15, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 19683 अपॉन में क्या आपका 8000। अब आपको कुछ नोटिस समझ में आया, ये किसका क्यूब है, 27 का क्यूब है। आपको क्यूब याद है ना, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है। आपको 20 तक याद रहना चाहिए, और आपको ये नहीं पता क्या है ये 27 का क्यूब है, आपको देख के ही पता चलना चाहिए ये क्यूब है। ये किसका क्यूब है आपका 27 का। वैसे ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, जैसे ही मैंने इसका रेट का निकाला, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 20/7, इसका मतलब इसी का क्यूब होगा, ठीक है 27। तो कितनी बार करने पे आ रहा है, ये क्यूब है ना, क्यूब है ना, इसका मतलब 20 का क्यूब कितना होता है 8000, इसका मतलब पावर ये इसी की तो पावर है ना। तो इसकी पावर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, समझ में है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। अब देख लेना कि जो भी है रेट परसेंट है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो, तो देख लो कितनी बार उसी की पावर में आएगा, ठीक है। तो 20 का पावर देखो, देखो नीचे क्या आया 8000 आया, इसका मतलब 20 का पावर क्यों है, इसका मतलब क्या होगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी टाइम, कितने पीरियड के लिए 3 साल के लिए, समझ में। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या बोला कि राजेश एवरेज अर्निंग पर मंथ इन द फर्स्ट 3 मंथ कितनी है ऑफ ईयर, कितना 4800 है। इन अप्रैल हिज अर्निंग वॉज 50% मोर देन एवरेज अर्निंग इन द फर्स्ट 3 मंथ, ठीक है। इफ इज एवरेज अर्निंग पर मंथ फॉर द होल ईयर कितना दिया है 16,000 दिया है, देन व्हाट विल बी द राजेश एवरेज अर्निंग पर मंथ फ्रॉम मई टू दिसंबर, ठीक है। देखिए पहले मैं कैलेंडर पूरा बनाता हूँ, यहाँ से 12 मंथ, उसने बोला पहले 3 मंथ ये लिख लिया, जनवरी फरवरी मार्च, इसका दे रखा है आपको क्या एवरेज, कितना दे रखा है आपको 4800, ठीक है। तो 3 मंथ है, कितने मंथ है 3 थे, टोटल कितना हो गया आपका 3 मंथ का
हाँ ये 0 0 8 थी 24 और 4 थी 12 2 14, टोटल कितना हो गया आपका तीनों मंथ को मिला के सम कितना हो गया आपका 140, अर्निंग कितना हो गया 14,000, आपका 14,400। ठीक है, एवरेज कितना था 48 था, मैंने इंटू कर दिया 3 क्योंकि 3 मंथ का ना, 3 मंथ की एवरेज की अर्निंग थी ना पर मंथ, तो 3 मंथ का क्या मैंने निकाल लिया, टोटल अर्निंग कितनी हो गई 14,400 हो गई। ठीक है, अब उसने क्या किया अप्रैल आया यहाँ पे, अप्रैल अप्रैल में क्या बोला हिज अर्निंग वॉज 50% मोर देन द एवरेज अर्निंग ऑफ फर्स्ट 3 मंथ। एवरेज फर्स्ट 3 मंथ की एवरेज कितनी थी 4800 थी, इसका कितने से इंक्रीज हुआ 50% मोर। 50% मोर का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, मतलब 2 में मतलब 3/2, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 3/2 मतलब 2 में का इंक्रीज। ठीक है, तो 2 में 1 यूनिट है तो 50% मोर मतलब 3/2, यहाँ 2 से काट लो कितना हो गया आपका 12 चौका 24, 24 दिया आप 4 दिया 12 3 6 72, 7200, यहाँ कितना आ गया था 7200। ठीक है, समझ में 50% मोर देन का मैंने निकाल लिया। एवरेज सैलरी फर्स्ट थी जो उसकी जो एवरेज सैलरी थी का 3/2 निकाल लिया। कितना आ गया अप्रैल मंथ की उसकी अर्निंग कितनी आ गई 7200 आ गई। ठीक है, अब देखिए जो बचा मई से लेकर कहाँ तक, अप्रैल तक हो गया, मई से लेकर अब कहाँ तक दिसंबर तक, कितने महीने 8 महीने, यहाँ 3 था ये 4 था और 8 4 12, 8 यहाँ टोटल मई से लेकर कितने हैं 12 महीने, 8 महीने। ठीक है, तो टोटल 12 महीने हो गए ना। अब देखिए यहाँ पे कितना आप टोटल आपको दिया है कितना, उसकी एवरेज अर्निंग कितनी है 16,000 है, 16,000 है। तो टोटल अर्निंग की बात करूँ तो 8 महीने की 12 मतलब 12 महीने में कितना हो जाएगा ये। ठीक है, एवरेज अर्निंग क्या है 12 साल 12 महीने की, होल ईयर की कितनी है 16,000 है, 16,000 है ना। तो टोटल हर मंथ की कितनी हो जाएगी, मतलब टोटल मंथ को मिला के एवरेज है ना हर मंथ में टोटल के मिला के कितना हो जाएगा 12 से इंटू कर दूंगा, 12 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा 3 0 लगा लो 12 2 और 7 12 कम 12, टोटल कितना हो गया आपका, टोटल आपका 19। अब आपको क्या बताना है कि व्हाट विल द राजेश एवरेज अर्निंग पर मंथ फ्रॉम मई टू दिसंबर, तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी एवरेज सैलरी बतानी है, अर्निंग कितनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा टोटल में से पहले पहले 3 मंथ का और ये अप्रैल का दोनों क्या करूँगा माइनस कर दूंगा, कितना आया था हमारा 14,420। ठीक है, और ये -7 2 ये माइनस कर दूंगा तो मुझे इसका मिल जाएगा, इसका टोटल टोटल अर्निंग कितनी हुई है मई से लेकर दिसंबर। उसके बाद मैं क्या करूँगा 8 मंथ का ना 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसको कर लो कितना हो जाएगा 0 0 7 2 4 2 6 7 4 11 और एक कितना हो गया आपका 2। ठीक है, -19,200, 3/0 ना, यहाँ से कर लो माइनस अच्छे से 16 और आपका कितना हो जाएगा आपका 0 0 कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया आपका 0 और कितना हो गया आपका 9 2 7 ये 1 कितना हो गया आपका 17, तो 170,000। ठीक है, तो 1,70,400। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिए कितने महीने की एवरेज सैलरी बतानी है ना, आप एवरेज क्या करना है, ये तो टोटल आ गई मई से लेकर दिसंबर तक टोटल अर्निंग है, अपॉन में एवरेज निकालने तो टोटल कर लो कितने मंथ है मई से लेकर दिसंबर तक 8 है, 8 से डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 8 एकम 8 8 16 एक बचा 8 एकम 8 8 24 हो जाएगा 200। ठीक है, समझ में। तो मैंने क्या किया यहाँ से पहले फर्स्ट 3 मंथ की टोटल अर्निंग निकाली कितनी आ गई 14, मेरे को एवरेज दिया था मैंने इंटू कर लिया 3 से, टोटल अर्निंग पता चल गई 3 मंथ की। तो इसके बाद अप्रैल की निकाली, उसने क्या बोला था एवरेज क्या है 50% मोर देन है इससे, तो मैंने कितनी आ गई 7200 आ गई। अब टोटल कितनी आनी थी इतनी थी क्योंकि 16,000 दी थी एवरेज, तो मैंने 12 से इंटू कर ली है ना, टोटल पूरे मंथ की मिला के इतनी थी, तो टोटल में से मैंने इसको माइनस कर दिया और तो मुझे इसकी टोटल अर्निंग मिल गया। और मैंने एवरेज निकालना तो मैंने क्या किया 8 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज कितना आ गया 21300। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला है 20 मैन बिगन टू डू वर्क बट आफ्टर सम डेज 10 ऑफ देम क्या हुआ लेफ्ट द जॉब, एज अ रिजल्ट द जॉब कुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 40 डेज इज कंप्लीटेड इन 50 डेज। मतलब पहले 20 मिनट काम करते हैं अगर बिगन टू वर्क है ना, बट आफ्टर सम 10 लोग ने काम छोड़ दिया, तो जो काम 40 दिन में होना चाहिए था वो कितने दिन में हुआ 50 दिन में। तो अपन पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना है 20 × 40 दिन, मतलब 20 आदमी 40 दिन में करके टोटल काम कितना हो जाता है आपका, कल मैंने इतना मैन से कितना हो जाता है आपका हेड। अब देखिए क्या हुआ कि अब आपको क्या निकालना है हाउ मेनी डेज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क डिड द 10 मैन लीव्स, मतलब कितने दिनों बाद डिड द 10 मैन लीव, मतलब जो 10 लोगों ने छोड़ा कितने दिनों बाद छोड़ा है ना, कितने दिनों वो लिखाना। तो मान लेते हैं 20 लोग थे पहले काम कर रहे थे कितने दिन के लिए, मान लो एक्स दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद कितने लोग बचे 10 लोग बचे, 10 लोग चले गए ना, कितने लोग 10 ने लेफ्ट कर दिया, तो लेफ्ट कर दिया तो कितने लोग काम कर रहे होंगे 10 लोग काम कर रहे होंगे। अब टाइम क्या होगा, टाइम क्या लेंगे, अब टाइम से टोटल टाइम कितना लगा है 50 मिनट लगा ना, कितना लगा 50 दिन लगा ना,
50 दिन लगा, इसका मतलब एक्स दिन तो पहले काम कर चुके, तो बचा कितना दिन, 50 माइनस एक्स, इतने दिन के लिए काम किए होंगे किस लोगों ने, 10 लोगों ने, ठीक है। और टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारा ये, ठीक। तो ये नंबर ऑफ मैन इंटू में डेज क्या आ जाता है आपका, टोटल वर्क कितना किया। तो कितना हो गया आपका ये 20x, और ये कितना हो गया आपका 500, और ये 10x, ठीक है, यहाँ 800 निकाल लो। तो ये 10x हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x, 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका x=3 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, आफ्टर 10, ये 30 लिख लेना, ठीक है। आफ्टर कितना, कितने दिनों बाद छोड़ा था उन्होंने, 10 लोगों ने, 30 दिन, मतलब 30 दिन के बाद उन्होंने छोड़ा था 10 लोगों ने, ठीक है। समझ में, तो इस तरीके से आपको निकालना है। टोटल वर्क निकाल लिया मैंने, फिर 20 लोगों ने मान लो एक्स दिन काम किया था, तो जो बचे लोग 10 लोग है, 10 लोग छोड़ने के बाद कितने दिन में काम किया होगा, 50 में, 50 टोटल दिन कितना लिया, 50 दिन लिया ना, तो मैं से एक्स माइनस कर दूंगा, तो टोटल इसका टू पुट कर दूंगा 800, ठीक है। समझ में, चलिए ये करते हैं क्वेश्चन, ये वाला लास्ट वाला। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ये वाली मैं सारी लिखवा देता हूँ आपको, तो बार बार लिखना है आपको, या तो आप दीवार में इसको नोट डाउन कर लो कहीं, यहाँ पे a³ + b³ + c³ -3abc इक्वल टू क्या होता है आपका a + b + c, यहाँ क्या होता है a² + b² + c² -ab -bc -ca, ठीक है। उस तरीके से फिर इसका पहला, फिर दूसरा a + b + c, तो यहाँ पे 1/2 a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद a + b + c क्या हो जाएगा आपका, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस में 3ab + bc + ca, ठीक है। इसके बाद एक और है a + b + c, कौन में 1/2 लिख लेना, ठीक है। तो ये 3a² + b² + c² माइनस में आपका a + b का + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए इसके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि आपको ये वाली इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये आपको ये दिया है, ठीक है, a³ है, ठीक है, a³ है, c³ है, ठीक है, यहाँ भी a² है, b² c²। अब देखिए आपको ये दिया है, तो आप कौन सा लगाओगे, ये वाला देखिए कहाँ आपको दिख रहा है ये इसमें, तो यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करो, ये वैल्यू पुट करो, कितना दिया आपको 119 दिया है, माइनस 3abc की वैल्यू दी है ab 35, 3 × 35, और क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू दी है आपको कितनी दी है 7 दी है, इसको मान लो कितना x मान लो, ठीक है, या a मान लो, ठीक है। ए की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 119, और ये कितना होगा 5 × 15 और 3 × 9 और 1 10, कितना का गैप है 4 14 14, और ये कितना हो गया आपका 7 × a, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। और डेली इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।